नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्।
ऐसे करें कि सीढ़ी आप चढ़ा देंगे, गाड़ी रख दिया अभी क्या करना है तो तो कैसे लगेगा। यार ये जिस बात कर रहे हैं ना। म्यूट रखिए कृपया। सब लोग म्यूट रखिए। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग ज्वर व्याधी। जॉब केला आणि मनोजला हे अगर केलं ते असं नका करू म्हटलं याच्यामधनं फक्त अगर जो लोग ना अनम्यूट करके बातें सुनाना चाहते हैं तो उनको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और अभी हमारा जो शाम का 7 बजे का लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोग ज्वर व्याधि जो रहता है, हमारे पास अलग अलग वायरल फीवर के पेशेंट आते हैं, या फिर डेंगू फीवर के आते हैं, चिकनगुनिया के पेशेंट आते हैं। कोरोना के टाइम पर भी ऐसे पेशेंट आते थे। तो आहार की योजना क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें उनको पथ्य पथ्य देना चाहिए, इस ये विषय पे बात होना बहुत जरूरी है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो लोग भी बोलना चाहते हैं वो अनम्यूट करके बोलिए, लेकिन पहले मैं जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। 1 मिनट रुक जाइए, इसका सेटिंग कर देता हूँ। दिखने में ये कुछ और चीज दिख रहा है, लेकिन हमें तो आयुर्वेद के हिसाब से बातें करनी है। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है ज्वर का, तो हम लोग को ये देखना पड़ता है कि कोई भी बीमारी आयुर्वेद में होती है तो उसकी शुरुआत ज्वर से होती है। या वो लक्षण स्वरूप में होता है, या स्वतंत्र व्याधि के रूप में होता है, या परतंत्र व्याधि के रूप में होता है, या लक्षण स्वरूप में होता है। तो सभी लोगों को हर व्याधि में कोई इन्फेक्शन हो कुछ भी हो तो ज्वर जरूर रहता है। तो क्या उस टाइम पे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यह हमेशा रोगियों के मन में हमेशा आता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से इस पर मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज पे तो बातें होती हैं, लेकिन पथ्य पथ्य पे बहुत ज्यादा जरूरी बात होना जरूरी है। तो आयुर्वेद में जो ज्वर होता है या संताप होता है, तो उसमें हम लोग स्वतंत्र रूप से भी उसको मानते हैं। और हमारे संहिता ग्रंथों में पहले ज्वर निदान, ज्वर चिकित्सा इससे ही शुरू किया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्याधि है। और प्राणी का जन्म से लेके मृत्यु तक ये ज्वर व्याधि होता ही होता है। इसमें शरीर का अंग जो रहता है वो गर्म हो जाता है, मन का संताप होता है, इंद्रियों का, सब चीज का उसमें संताप हो जाता है। तो और फिर पसीना नहीं आता है, उसकी सारी संप्राप्ति तो हमने पढ़ा है। वात वातज जो ज्वर रहता है, मतलब वात दोष प्रधान में जब ज्वर रहता है तो शरीर में रुक्षता बहुत ज्यादा आ जाती है। तो ऐसे में हम लोग पथ्य पथ्य क्या दें, तो उनको हमेशा पचने के लिए हल्के चीजें दें। हम लोगों ने लंघन कराया है, ठीक है, लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको रसा ये फॉलो किया। लेकिन उसके बाद में जब हम खाने को दे रहे हैं तो पचने के लिए जो हल्के हैं, लघु आहार है वो देना चाहिए। ठंडी चीजें जो हैं वह नहीं देना है। और अगर वो ठंडी चीजें लेना पड़ रहा है तो वो अति कम मात्रा में ही लेना है। और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि उपवास ना करे, अति लंघन ना करे, नहीं तो वो फिर से वात का प्रकोप होगा, फिर से अग्निमंद होगा और फिर से वो ज्वर आएगा। तो उपवास से हमें उनको टालना है। खाना खाने को देना है सारा ट्रीटमेंट के बाद में, लेकिन या साथ में, लेकिन हल्का चीज देना है। अति शीत पदार्थ नहीं देना है। इसको ध्यान में रखिए। जो भी मैं बता रहा हूँ ये मैं इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पुराने वैद्य जी ने लिखा हुआ है, उनके नोट से मैं बता रहा हूँ। पित्त दोष प्रधान अगर ज्वर रहता है तो उसमें बहुत ज्यादा तीक्ष्णता रहती है, उष्णता रहती है, पसीना आता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। पित्त ज्वर जब रहता है तो पेशेंट को खट्टी चीजें नहीं देनी है, नमकीन चीजें नहीं देनी है, तीखा चीज नहीं देना है। मतलब अम्ल रसात्मक, फिर कटु रसात्मक और लवण रसात्मक चीजें नहीं देनी है। और खाने के पहले जब तक वो पच नहीं जाता है तब तक खाना खाने को नहीं देना है, मतलब अजीर्णाशन नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखना है। और इसमें उष्ण स्वभाव रहता है, तो सिर पे पट्टी, गीला पट्टी रखें तो वो अच्छा रहता है, वो ज्यादा अच्छा रहता है। कफ दोष प्रधान ज्वर है, जैसे कि अभी के सीजन में जो बुखार आ रहा है, तो इसमें स्निग्धता बहुत ज्यादा रहती है। तो पचने में जो बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ है, ठंडा है, मीठा है, ये चीज नहीं देना है। खट्टी चीजें नहीं देनी है, नमकीन चीजें नहीं देनी है, क्योंकि लवण रस अम्ल रस से यह कफ का प्रकोप करता है, इसलिए ये सब नहीं देना है। इस तरह से हम आहार सेवन के वजह से, मिथ्याहार विहार के वजह से ही बुखार आता है।
तो इसमें पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है, संपूर्ण शरीर का, इंद्रियों का और मन का संताप होने लगता है, दाह होने लगता है, सर्वांग मर्द होने लगता है, पूरा बॉडी एक होने लगता है, मुंह में स्वाद नहीं आता है, आंखों से पानी आता है, थकावट होती है, कोई भी, क्योंकि रसवस्त्र होता है उसकी दृष्टि से ज्वर होता है, इसलिए कोई भी शब्द सहन नहीं होता, शब्द सहिष्णुता, छोटे बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, या चिड़िया भी बोल रही है तो इरिटेट होता है, टीवी चल रहा है उससे भी इरिटेट होता है। फिर पसीना ना आना, मतलब ये स्वेदावरोध, क्योंकि स्वेद वस्त्र भी अवरुद्ध हो जाता है जब आम बहुत ज्यादा बन जाता है। ये हमें पता चलता है कि, और बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो ये ज्वर होने की वजह से होता है। तो हमें ज्वर व्याधि है, हर तरह का ज्वर व्याधि में हमें क्या आहार देना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें लंघन देना चाहिए। आप लोग रसकल्प दे रहे हैं, जैसे कि त्रिभुवन कीर्ति रस है, फिर ज्वरांकुश रस है, महासुदर्शन घनवटी है, जो भी ज्वर के लिए ज्वरज्ञ दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ में लंघन कराना सबसे जरूरी होता है। लंघन से अग्नि जो मंद हो गया है वह अग्नि संदुक्षित होता है, और आम दोष जो है, आम दोष के बढ़ने की वजह से ये ज्वर होता है, स्त्रोतरोध होता है। तो जब बढ़ा हुआ आम दोष है उसका पचन होता है, दोषों का पचन होता है, तो शरीर को हल्कापना फील होने लगता है, भूख बढ़ने लगती है, फिर प्यास जो लग रही है, जैसे पित्त जो में प्यास बार बार लग रही है, तो उसका नॉर्मल हो जाता है। तो और पर्याप्त मात्रा में जितना उस टाइम पे जरूरी है बल बढ़ता है, और फीवर है वह कम हो जाता है। जितना हो सके उतना उपवास करना बहुत जरूरी है, लेकिन लंघन का भी अति योग नहीं होना चाहिए। अगर लंघन भी अति योग हो गया तो वह व्याधि करेगा, वायु का प्रकोप करेगा, वीकनेस लाएगा, चक्कर लाके बेहोश कर सकता है। तो लंघन भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही लंघन देना है, क्योंकि अति लंघन से प्राण नाश हो जाता है। मतलब अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा ब्रेन को तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो लंघन कितना करना है, अपने ग्रंथकारों ने 7 दिन बोला है, लेकिन अगर जल्दी अग्नि बढ़ जाता है, आम का पचन हो जाता है, तो 1 दिन भी काफी है, 2 दिन भी काफी है। और पहले के जमाने में चरक संहिता के टाइम पे रसकल्प नहीं थे, बाद में जब रसकल्प आया, त्रिभुवन कीर्ति रस वगैरह आए, महामृत्युंजय लौह वगैरह आया, तो ये रसकल्पों ने उसका एफिकेसी बढ़ा दिया मेडिसिन का। तो हम लोग को 7 दिन तक भूखे रहने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से लंघन का अलग अलग टाइप होता है, जैसे कि शुंठी सिद्ध जल है, षडंग पानीय है, युष पे रखना है, या फिर मंड पे रखना है। हम जो योजना करना चाहते हैं उस पे हम लोग पेशेंट को रख सकते हैं। उसी तरह से पूर्ण लंघन करना तो सभी को संभव नहीं है, जैसे कि कोई दुर्बल इंसान है, कोई वृद्ध है, कोई सुकुमार है, कोई बच्चे हैं, या फिर जो गर्भिणी स्त्रियां हैं, माताएं हैं, उनको इतना लंघन नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए बच्चों को हम लंघन कराएंगे तो वो तो पॉसिबल भी नहीं है, और वो लोग करेंगे भी नहीं। उनको पचने में हल्के पदार्थ दें तो ये बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से जो लोगों को अल्प और लघु आहार लेना है, उनको हमें क्रम क्रम से आहार देना है। तो उसकी योजना कैसी है वो मैं बता रहा हूँ। मैं एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, इसका मैं फोटो भेजूंगा आप लोगों को, पीडीएफ भेजूंगा। तो सुबह के टाइम पे 7 बजे हमें क्या करना है, कोई भी ज्वर के पेशेंट है तो आधा चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच शुंठी, 4-5 तुलसी के पत्ते डाल के चाय या गर्म पानी 1 कप हमें सुबह ज्वर के पेशेंट को देना है। फिर से मैं बोलता हूँ, आधा चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच शुंठी, 4-5 तुलसी के पत्ते डालकर चाय दें 1 कप, या गर्म पानी दें। जो लोग चाय के शौकीन है वो चाय पिए, नहीं तो ये गर्म पानी में बॉईल करके और वो पेशेंट को देना है। सुबह 8 से 9:30 के बीच में लाजा का पेया बना के देना है, 1/4 चम्मच शुंठी डालना है, 1/4 चम्मच मधु डालना है, और उसको मिक्स करके देना है। वो जब ठंडा हो जाए तब देना है, मधु डालना है, मधु को गर्म नहीं करना है। और 1 कटोरी तक ये देना है। लाजा पेया 1/4 चम्मच डाल के, मतलब लाजा पेया में 1/4 चम्मच शुंठी और 1/4 चम्मच शहद डाल के वो 1 कटोरी पीने के लिए देना है। फिर नेक्स्ट, और फिर क्या करना है, 11:30 से 12 बजे तक हमें अदरक का 1/4 इंच टुकड़ा डाल के, सेंधव डाल के और चूसने के लिए देना है। उससे बहुत अच्छा अग्नि प्रदीप्त होता है। दोपहर में 12 से 1 बजे तक पुराना जो चावल है उसका भात देना है, मतलब पका के चावल देना है। उसमें थोड़ा सा घी डालना है, और थोड़ा सा हमें दाल मुद्ग यूज डालना है, थोड़ा हमें पुदीना की चटनी डाल के देना है। तो इससे अग्नि बहुत अच्छा बढ़ता है। उसी तरह से दोपहर में 4 से 5 के बीच में उसको फिर भूख लगेगी तो अनार का दाना
उसका वन हाफ कटोरी इतना देना है। रात को 7 से 8 के बीच में जवारे का आधी रोटी देना है, परवल की सब्जी देना है आधी कटोरी, और मूली का हमें सैलेड देना है। तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दूसरे दिन हम लोग को यही सुबह धनिया और शुंठी का मतलब आधा चम्मच धनिया और फिर शुंठी और पानी में उबाल के 1 कप पानी देना है। फिर दूसरे दिन हमें सुबह 8 से 9:30 के बीच में मुद्ग का कषाय देना है, या मुद्ग का काढ़ा देना है, जो यूष कल्पना है वो देना है। जो ये होता है खील, होता है खील, हिंदी में खील बोलते हैं, मराठी में लाया बोलते हैं। इसको पीस के 2 चम्मच वो डाल के, 1/4 चम्मच शहद डाल के, आधा चम्मच चीनी डाल के, और ये देना है। मतलब वो हल्का हो रहेगा, पच जाएगा। फिर 1/4 इंच सेंधा नमक और अदरक, इसको दोपहर में 11:30 से 12 के बीच में देना है। फिर आधी रोटी देना है दोपहर से 2 के बीच में, जवारी की रोटी या गेहूं की रोटी देना है। परवल की सब्जी देना है, अदरक और नींबू देना है, और थोड़ा सा अचार देना है जिससे उसकी अग्नि और प्रदीप्त हो। और यहाँ महाराष्ट्र में राजगिरा का जो वड़ी होता है वो दें या लड्डू दें। दोपहर में अगर चाय पीना है तो ग्रीन टी दें थोड़ा सा शुंठी डाल के, या नॉर्मल चाय देना है तो वो दे के शुंठी डाल के दें। और फिर 1 कटोरी चावल देना है रात को, और मूंग दाल का यूज देना है, और करेले का सब्जी देना है। अगर ले सके तो करेले का सब्जी या परवल का सब्जी जो तिक्त रसात्मक है, और चटनी देना है। तीसरे दिन सुबह हमें 7 बजे फिर से वो अदरक का और शुंठी और धनिया का पानी देना है। और 8 से 9:30 बजे उसकी अग्नि प्रदीप्त हो रही है तो थोड़ा सा चावल देना है 1 कटोरी, और शुंठी डाल के देना है, सेंधा नमक डाल के यूज के साथ देना है। फिर 11:30 से 12 के बीच में हमें सेंधा नमक का टुकड़ा और अदरक का, सेंधा नमक और 1/4 अदरक का टुकड़ा खाने के लिए देना है। फिर दोपहर 12 से 1 के बीच में परवल, काला मनुका, आंवला का सूप, चावल 1 कटोरी, घी डाल के, और थोड़ा साग की सब्जी देना है। आप साग मेथी का दे सकते हैं, या पालक का दे सकते हैं, या जो भी आप साग खा रहे हैं वो दे सकते हैं। और उनको दोपहर में 4 से 5 बजे हम गाय का दूध दे सकते हैं जिससे बल की प्राप्ति हो। फिर दोपहर में हम लोग 1 कप चाय दे सकते हैं शुंठी डाल के, या ग्रीन टी दे सकते हैं। रात को मुदगयूश 1 कटोरी और पुदीना का चटनी के साथ हम लोग दे सकते हैं। फिर उसके बाद में चौथे दिन हम लोग फिर से सुबह 8 बजे, अगर मतलब ऐसा करेंगे ना तो पेशेंट का अग्नि धीरे धीरे प्रदीप्त होता है, आम का पचन भी होता है, बल की भी प्राप्ति होती है। तो चौथे दिन बताया है कि मूंग दाल और चावल की खिचड़ी देना है, हींग डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के। फिर 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक डाल के देना है। फिर फोर्थ डे में दोपहर से 1 के बीच में खिचड़ी देना है, लौकी या तोरई का सब्जी देना है, करेले का सब्जी देना है, चटनी देना है, आधा एप्पल देना है। फिर रात को 7 से 8 के बीच में परवल का सूप देना है, परवल और मूली का सूप देना है, रोटी देना है। मूंग दाल का अगर हम लोग खीला बना के देते हैं वैसे देना है मूंग दाल का, या फिर बेसन का दे तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। 5वें दिन बताया है कि लाजामंड दें, चीनी डाल के दें। उसके बाद में ये बताया कि सब्जियों का सूप दें, जवारी का आधा रोटी दें, चावल दें आधी कटोरी, फिर सैलेड दें, चटनी दें। उसी तरह से दोपहर में 4 से 5 के बीच में चावल का जो चूड़ा होता है, चिवड़ा, वो दें 1 कटोरी तक, उससे अच्छा फायदा होता है। और रात को चावल दें आधा कटोरी। फिर थोड़ा सा हम रोटी दें, मूंग का पापड़ दें, मूंग दाल से बना हुआ पापड़। फिर 6वें दिन लाजामंड दें। फिर उसके बाद में हम लोग मूंग दाल का खिचड़ी दें, फिर मूंग दाल का पापड़ दें, खजूर के बीज खाने के लिए दें दोपहर को। फिर रात में जवारी का आधा रोटी दें, लौकी तोरई का सब्जी दें, नींबू का अचार दें। फिर 7वें दिन 1 चम्मच सत्तू दें, शुंठी मिर्च और ये सब त्रिकटु डाल के दें, यवागु बना के दें। फिर उसके बाद में दोपहर में भूख लगने पे चावल का भात बना के दें 1 कटोरी, कुल्थी का यूज दें, मूली और धनिया वगैरह का हम सैलेड दें। फिर उसके बाद में दोपहर में भूख लगे तो दूध दें 1 कप, आधा कप। फिर रात में जवारी का रोटी दें, मूंग दाल दें। फिर हम लोग सैलेड दें, लहसुन की चटनी दें,
और सब्जियों का सूप दे। मतलब जैसे एक ये गाइडलाइन है, मैं इसका पीडीएफ दूंगा। तो ऐसे अगर हम लोग देते हैं ना लघु आहार, लघु आहार का मतलब यही है कि हल्का पच जाए, और पानी में पीने के लिए गर्म पानी ही दें। अगर पॉसिबल हो तो शड़ंग पानी दे, जिसमें मुस्ता है, पित्त पापड़ा है, उशीर है, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, शुंठी, ये 1-1 ग्राम डाल के पानी को बॉयल करके, और वो पेशेंट को पीने के लिए वही पानी देना है। आप लोग केरल में कभी भी जाएंगे तो देखिएगा, वहां पे हर होटल में, हर घर में शड़ंग पानी ही पिया जाता है, नॉर्मल पानी नहीं पिया जाता है। तो केरल के लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी अग्नि अच्छी रहती है, आम का पचन होता है, और वो लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं। केरल के हर घर से एक इंसान फॉरेन में है, अच्छे पोस्ट पे है। क्योंकि और केरल के लोग काले होते हैं, मतलब साउथ इंडिया के लोग काले होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं, और एकदम शांत दिमाग के रहते हैं। तो एक तो उनका वो क्लाइमेट वैसा है जो भी है, लेकिन वो सड़ंग पानी पीने का उनके जो आचार्य लोगों ने बताए हैं, अगस्त्य मुनि ने सिद्धा का वो किया था प्रचार प्रसार, और केरले पद्धति में सभी लोगों को घर घर में आयुर्वेद ऐसा पहुंचा दिया गया कि सड़ंग पानी ही पीना है। जब बुखार हो तो पूरा रेस्ट करना चाहिए, और चटनी लेना है या सैलेड लेना है, जितना हमारा टेस्ट है उतना लेना है। चावल है वो भून के लेना है, और पुराना चावल लेना है। और जब बुखार ठीक हो जाए तो खाना है वो क्रम क्रम से बढ़ाना है, एकदम खाने पे नहीं जोर देना है। तो धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, और खाना भी धीरे धीरे खाना है, फास्ट नहीं खाना है। तो ऐसा जब करते हैं तो पुनरावर्तक ज्वर नहीं होता है, और पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से अच्छी हो जाती है। अब इस टॉपिक पे अनुरिता मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? अनुरिता मैम, अभय सर, ज्वर में आहार की योजना आप लोग कैसे करते हैं? फीवर के पेशेंट में कुछ बोलिए मैम। अनुरिता मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रशांत भट्ट जी, आपके पास जब भी पेशेंट आते हैं आप लोग कैसे योजना करते हैं? सूरज जी, आप कुछ बोलिए। सर लाजा मंड मतलब साड़ीच्या लाह्या का वो ना? हाँ हाँ, उसको हम लोग खील बोलते हैं हिंदी में, जो दिवाली में लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं। हाँ सर। तो आप कैसे करते हैं? आपके सर कैसे करते थे वहां पे जब फीवर आता था तो? सर वो मतलब यूज पे ही रखते थे, मतलब मूग का यूज, और ये लाजा मंड पे मतलब लाजा मंड का सेवन करने के लिए वो सर बोलते थे कि मतलब इससे हृदय का तर्पण अच्छे से होता है, और डिहाइड्रेशन भी नहीं होता, और मतलब पचने में भी हल्का रहता है ये लाजा मंड सारी चलाया। जी। और क्या देते थे? मतलब जो ज्वर हो रहा है, ज्वरग्न दवाइयों के साथ और क्या चिकित्सा करते थे? खाने पीने का सब बताइए, कुछ याद है? ठीक है सर अब। इतना याद। हाँ ठीक है, डॉक्टर शैलेश भाई, आप पेशेंट को जब भी दवाइयाँ देते हैं तो क्या आप योजना करते हैं? लघु आहार क्या देते हैं? हरिहर सर आप बताइए। माधुरी मैम, आपको जब कोरोना हुआ था तो आपने कैसे खाना पीना किया था? नमस्कार सर। हाँ सर, बताइए सर। मतलब ज्वर में सबसे पहले लंगन बताया है, ज्वरे लंगनम श्रेष्ठम। और लंगन क्यों देना चाहिए? क्योंकि आमाशस्तो हृत्वा अग्नि सामो मार्ग अदाप्यन, मतलब जो बातादिक आम दोष हैं वो आमाशय में स्थित होकर अग्नि को नष्ट कर देते, इसलिए पहले लंगन कराना चाहिए। आम के पाचन करने के बाद फिर जल देना चाहिए, जल भी उष्ण जल। और जब भी 2 तरह का होता है, उष्ण जल भी होता है, उष्ण करके ठंडा जल जो होता है उसका भी प्रयोग करते हैं इसमें। और इसके अलावा इसमें जैसे श्रुत शीतल जल है, मतलब जैसे गर्म किया पानी और उसको ठंडा किया, और एक गर्म होता है गर्म ईंट के टुकड़े को निर्वापित जल करके, मतलब जैसे तप्ताय पिंड संसिक्तम लोहोष्टान्वितम जलम सर्वदोषहरम पथ्यम सदा नैरुज्य कारकम। ये पथ्य और आरोग्यदायक है, ऐसा बताया इसमें पानी के लिए। जी। और इसमें एक बात बताया कि किन रोगों में पानी कम पीना चाहिए, तो यह है आरोचके प्रतिश्याय प्रसेके श्वेथोक्षय। अरुचि में, प्रतिश्याय में, कफ में, सूत में, क्षय में, मंदाग्नि में, उदर रोगों में, कुष्ठ और ज्वर में, इनमें पानी कम पीना चाहिए। और शीतल पानी भी देना चाहिए। कब देना चाहिए? जबकि मूर्छा पित्तोष दायेशु विस्मेच मदाते, इस तरह का पेशेंट हो तो उसमें शीतल जल का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें सर सब्जी के लिए बताया है कि सब्जी कौन सी देनी चाहिए। तो वृंताक, पीपल, पीलूक, कोंटक मतलब बैंगन, पीलू, ककोटक, पटोल, करेला आदि फलों की सब्जी बिना इसने के, यानी घृत तेल के बिना देनी चाहिए।
और 1 वर्ष का चावल का भी उपयोग बताया है। जी इसके अलावा इसमें और जो सब्जी बताई है उनके लिए भी है कि इसमें जैसे मृग है, कुलंग है, हरिण है, मोर है, इनका पक्षियों का मांस भी बताया है। इसके अलावा आगंतुक ज्वर में लंघन नहीं करना चाहिए। अपचार ज्वर में और अवसाद जन्य ज्वर में भी मंत्रादि जपोम आदि का प्रयोग करना चाहिए। यदि क्रोध जन्य ज्वर हो तो उसमें पित्त सामक क्रिया हितकारी होती है। उग्र औषध आदि के गंध से और विष आदि के कारण उत्पन्न ज्वर में भी पित्तनाशक क्रिया हितकारी होती है। जी इसलिए अधिक मार्ग गमन से यदि बुखार आया हो तो उसमें तेलादि मर्दन और दिन में सोना ये क्रियाएं हितकर होती हैं। जी यदि अवगात ज्वर हो तो उसमें ज्वर में घी का पान और घी के अभ्यंग में हितकर है। रक्त मोक्षण भी है, मद्यपान भी है। जी इसके अलावा विषम ज्वर के लिए जो हितकारी चीजें वो है विष्णु का सहस्त्र नाम वगैरह, ये भी इसमें बताए हैं। जी और ज्वर मुक्त का जो कर्तव्य है वो यही है, व्यायाम, मैथुन, स्नान इनको त्यागे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बताया सर, आपने बहुत बढ़िया बताया। जी अनुरिता मैडम, आप कृपया बताइए। नमस्ते सर। हाँ गुड जी इवनिंग बोलिए मैम। एवरीबॉडी। जी सर नहीं, आपने बहुत सारा ही कुछ आपने सब कवर कर दिया है और ग्रंथों तो जी आप कैसे करती हैं, क्या दवाई देती हैं मैम? जाती है मैं पेशेंट को। सर आपने जो बताया आपके इसमें बस इतना ही चीज है कि कितना पेशेंट सिर्फ फीवर का है या इट्स एन इन्फेक्टिव फोकस और फिर फीवर आया, पोस्ट सर्जिकल आया है, या फिर मेनिंजल इन्फेक्शन है या कैंसर की कुछ वुंड है कि जो हील नहीं हो रहे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उसके साथ में क्लेदग्न देना है कि नहीं, लंघन के साथ में मृदु लंघन देना है या अपस तर्पणीय आहार देना है। ये थोड़ी योजनाएं अलग रहती है मेरी, बाकी कुछ नहीं। मेरा सबसे फेवरेट जो चीज है वो मैं महासुदर्शन और संजीवनी वटी, ये दोनों चीज का यूज करती हूँ। दीपन पाचन में मेरा रस पाचक सबसे पहले रहता है, क्योंकि क्रिटिकल डिसीज में आपका सबसे मेन चीज तो रस रक्त रुष्टि है। और आप अगर कलाओं के हिसाब से भी देखेंगे तो आप बस इतना ध्यान में रखिए कि अगर आपको कोई फास्टेस्ट जो हमारा एक सुश्रुत केस में योग है, सुश्रुत केस में पूरी तरह से बताया गया कि अगर विष कहीं पे फैलता है तो वो कलाएं जिस तरीके से बनती है उस तरीके से उसका फैलाव आपको देखना होता है। हम जैसे धातुओं का ये देखते हैं कि कैसे गामित्व है, तो उस हिसाब से मस्तिष्कगत ज्वर है या मज्जागत ज्वर है या जो हमारी वैसी सीरियसनेस अपने कलाओं के हिसाब से भी लेना चाहिए। कि अगर आपको लगता है कि वहां पे मतलब अस्थिधरा कला है और वो बॉडी पे एक बोल रहा है और पेन बोल रहा है, तो वहां पे आपको वातीय जो आहार है वो पूरी तरह से, मतलब यूजुअली क्या है, लोगों को लगता है स्प्राउट्स मतलब बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं स्प्राउट्स में मूंग छोड़ के कोई दूसरा स्प्राउट्स नहीं बोलती हूँ। तो जब आप आहार्य कल्पना ये करते हैं, जैसे आपने कोविड का नाम लिया, तो ये कोविड में हमें सच में बहुत बड़ी चैलेंजेस थी। तो माँ सुदर्शन के साथ में लक्ष्मी विलास वटी है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो कभी मैं जो हमारा श्वास कुठार से लेके बाकी सारा चीज भी देती हूँ। अगर इन्फेक्टिव फोकस है तो सूक्ष्म त्रिफला गंधक रसायन देती हूँ। आहार्य चीज में मेरी हल्दी का ज्यादा उपयोग रहता है, बिकॉज आई नो व्हाट इज द पावर ऑफ हल्दी इन एंटी कैंसरस थिंग। तो अभी मैंने वो एक चलन कर लिया, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, और टॉक्सिन के विरुद्ध 2 द्रव्य बहुत अच्छे काम करते हैं, एक है कुमारी और दूसरा है आपका हरिद्रा। और तीसरा चीज, अगर कहीं पे भी आपका व्याधि मतलब विषम ज्वर या ज्वर के साथ में अगर वो दीर्घकालीन अगर आपका क्रॉनिक फीवर में आता है, पीयू इसमें आता है, तो गुलूची घन का मैं और संजीवनी वटी का ज्यादा यूज करती हूँ। उसके साथ में जैसे आपने बताया कि अगर बहुत ज्यादा सिर्फ मतलब अग्नितुंडी आम पाचक, अगर पित्त प्रधानता नहीं है तो मैं अग्नितुंडी भी आप पाचन के लिए देती हूँ, नहीं तो नॉर्मल रस पाचक और आम पाचक वटी भी काम आती है। लेकिन इसके साथ में अगर आपका दीपन पाचन हो चुका है, आई ऑलवेज सी दैट कि अगर वो अच्छी तरह से लंघन कर पा रहा है तो ठीक है, या लंघन के साथ में जैसे अपने आहार्य कल्पना है तो बहुत जरूरी होती है। अगर आपने उसका 7 दिन तक लघु आहार संभाला तो दुनिया का कोई भी दवा, आप जो भी ये जो पीओ करके जो पेशेंट एडमिट होते हैं ना, पायरेक्सिया ऑफ नॉन अननोन ओरिजिन, आप उनको सिर्फ लंघन और इस पे लघु संतर्पण में रखिए। और उसके साथ में जैसे आपने काफी सारे योग बताए, लाजामंड वगैरह बताया, तो वैसे अगर आप उनका आहार संभालते हो और आप फिर आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं, और एक 7 से 14 दिन में अगर आपको अग्नि थोड़ा भी प्रदीप्त होता नजर आता है, एक मृदु अगर आप शोधन देते हैं, मृदु विरेचनी दे दिया, या फिर नाभि पूरण में ही एरंड तेल डाल दिया, तो उसका
तब भी आपको सर पीओ कम होते हुए नजर आता है। मैंने लास्ट टाइम एक अभी बॉम्बे की केस डिस्कस की थी सर, उसको मैंने सर्जरी से भी बचाया, ट्रकियोस्टोमी से, और बेबी वाज हार्डली 2 मंथ्स, और वो मेरे एक स्टूडेंट के रिलेटिव में थे। मैं जा नहीं पा रही थी बिकॉज बॉम्बे हैड अ वेरी डिस्टेंट एरिया, तो ऑन फोन कंसल्ट करके मैंने मेडिसिन भिजवाई थी। तो उसको वाडिया में भी मना कर दिया था और सर्जरी इंडिकेट की थी। काफी सारा निमोनियल इन्फेक्शन था और पेशेंट मतलब बेबी छोटा था, तो सब लोग डर गए थे। तो वहां पे कुछ नहीं, मैंने मानारायण तेल का, मतलब मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि 2 महीने के बच्चे पे मैं यूज करूँ कि नहीं करूँ, श्वास कुठार इतना मात्रा में यूज करूँ कि नहीं करूँ। तो मैंने सिंपल वासा श्वास कुठार, हमारा जो सीतोपल आदि चूर्ण है, और उसके अंदर वासा का थोड़ा अधिक मात्रा, और जो ऑर्गेनिक लेड फ्री हनी है वो भिजवाया था मैंने। और उसके साथ में मैंने अपना श्वासोनिल करके एक कॉम्बिनेशन, और एक एग्यू मिक्सचर करके आता है, इसका कार्डिया फॉर्मेट में रहता है, अर्कशाला कंपनी का। बाकी कहीं भी आपको विषम ज्वर के ऊपर का इतना बेहतरीन योग नहीं मिलेगा। तो वो बेबी को ये सारी चीजें भिजवाई, और बिकॉज बेबी उल्टी कर सकता है, इसलिए एक डिकॉक्सिन करके एक्सपेक्ट्रोंट आयुर्वेदिक आता है लार सिंह कंपनी का। ऐसे कॉम्बिनेशन से, बिकॉज 2 महीने का बेबी है, माँ के दूध से उसको रसपाचक, अग्नितुंडी, और अपना महासुदर्शन, और संजीवनी, ये 4 चीजें मैंने भिजवाई थी कि आपको ये देना है, और फिर उसके बाद में 3-4 घंटे के बाद में आपका फीडिंग शुरू करना है। लेकिन फीडिंग भी वो वॉमिट करी थी। पहले तो 2 दिन ऐसे थे कि उसको 20 वगैरह ही बताया था, इतना निमोनियल इन्फेक्शन और बुखार और सारा चीजें था। तो सर उसके बाद में पेशेंट को विदिन 24 आवर्स भी नहीं सर, विदिन 12 आवर्स बच्चे का बुखार भी कम हुआ था, उल्टियां रुक गई थी। सबसे मेन चीज, उसके एनल रीजन पे मैंने 1 बूंद ये, बिकॉज मुझे ऐसा लगा निमोनियल इन्फेक्शन और ऐसी कंडीशन की सर्जरी इंडिकेटेड है, और पेशेंट ना विरार से मेरे पास में आ पा रहा है और मैं विरार जा पा रही हूँ। और मेरा एक स्टूडेंट था हार्डली फर्स्ट ईयर का, उसको कुछ भी नहीं आता है, सारा चीज लिखा के सिखा के भेजा था, 2 घंटा तो उसको पहुंचने के लिए लगा। सर पेशेंट का बुखार भी कम आया, एंड बिलीव मी, फिर भी मैंने इमरजेंसी अरेंजमेंट वाडिया में करके रखा था, क्योंकि मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल ठाणे में, और विरार काफी दूर है शायद, इट्स क्वाइट। वाडिया में मैंने उनके रिलेटिव्स को एक जगह भगाया था कि आप जाके बुकिंग करके आओ, और यहाँ पे पेशेंट को जिस हॉस्पिटल में थे प्राइवेट, वहां पे ट्रीटमेंट शुरू किया। सर 12 आवर्स के अंदर पेशेंट खेल भी रही थी, खाना भी खा रही थी, उसको कोई निमोनियल इन्फेक्शन के लिए वेंटिलेटर नहीं लगा। और ट्रक्योस्टोमी, मतलब उसका सांस वास फूल रहा था, तो उसको मैं हमेशा बताती हूँ कॉम्बिनेशन, इनलेट गंधपुरा और नीलगिरी तेल का कॉम्बिनेशन, महानारायण तेल में थोड़ा नमक डाल के, जो भी हमारा सैंडव का कोई भी आप रेंज लो, वो डाल के उबाल के उसको पोषण ये करना है। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने ये नहीं दिया, तो मैंने उनको बोला था एक काम करो, स्टीमर लेके जाओ, उसमें ऑयल डालो और उसको स्टीम दो। अब पेशेंट को हाथ मत लगाओ अगर पेशेंट को परमिशन नहीं दे रहे तो। और ऐसे करके सर पेशेंट को सिर्फ इनहेलेशन, जो जिसके अंदर ये सारी कॉम्बिनेशन डली थी, उससे उस पेशेंट को रिजल्ट आया था। नाभि में मैंने एरंडी तेल के 2 बूंद डाले थे, क्योंकि बेबी बहुत छोटा था। और फिर परमिशन मैंने 4 घंटे के बाद में, क्योंकि माँ को दवाइयां दी थी, तो 4-5 घंटे के बाद में मुझे फीडिंग करवाना था। वो फीडिंग मैंने उनको बोला था, जैसे जैसे वो दूध पच रहा है वो दीजिए, और उसको मतलब सारी हल्दी की कंटेंट वाला जो भी लघु आहार वगैरह, वो सारा चीज मैंने माँ को दिया। स्टिल आई द रिजल्ट वाज, मतलब आयुर्वेद कितना शाश्वत है ना, आई नो इट वेरी वेल सर। एंड आपकी इसमें तो और ज्यादा डेयरिंग बढ़ जाता है मेरा। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर मनीषा मैम, आप बताइए, आपके पास जब भी बुखार के पेशेंट आते हैं तो आप क्या खाना पीना वगैरह देती हैं? आहार योजना क्या देती हैं, कैसे करती हैं मेडिसिन के साथ में? मनीषा मैम, अनम्यूट हो पा रहा है क्या आपका? शायद पेशेंट देख रही हैं, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। सर, एक आदित्य सर, अपना आपने एक समाशा ली थी, और उसमें आहारी एक इसके ऊपर कोई तो भी बोला था ना कि वो सारे आपने अष्टांग संग्रह लिया था सर, और उसमें सारे आहारी योग थे, बहुत अच्छे अच्छे योग थे, क्योंकि सर मैंने वो इन्वॉल्व किए मेरे प्रैक्टिस में, तो उसके इतने अच्छे वो तो रिजल्ट मिलते यूश हैं। कल्पना पे मैं लिया तो, था मैंने, यूश कल्पना हाँ पे, हाँ यूश हाँ, कल्पना पे लिया था। और वो यूश मुद्ग और ये सारी चीजों में मैं जैसे, मतलब मेरे मसाले वगैरह तो रेडी रहते, लेकिन मैं ये योग जब से शुरू करने लग गई हूँ, तब से किडनी फेलियर, डायबिटीज, वेट, सब पे बहुत अच्छे। लेकिन दिक्कत ये है सर कि जिसमें जिसको सच में टाइम है, वो एक इकट्ठा जैसे डाइट चार्ट रहता अच्छा है ना, सुनिए, डाइट। एक ना रशिया से एक हमारे सर ज्वाइन हुए हैं, उनको कुछ तो प्रॉब्लम है, उनका नाम यस मुझे यस। पता नहीं है। सर, इफ यू आर लिसनिंग अस, कैन यू ओपन योर ऑडियो? ये लास्ट में ओप्पो CPS2599, इनको ऑडियो और वीडियो ऑन करना है। पेशेंट है सर, डॉक्टर है? पेशेंट है, नहीं पेशेंट है, इनको किसी आयुष दर्पण के डॉक्टर ने मेरा नाम दिया है, इनको कुछ तो गले में प्रॉब्लम है, टॉर्टिकोलिस ऐसे है, स्पास्टिक
टॉर्टिकोलिस। सर प्लीज ओपन योर ऑडियो। अच्छा ये कोई और है, वो भी आने वाले हैं। आप नीरव वैद्य जी हैं क्या? नीरव भाई आप हैं क्या? जी आप हमको सुन पा रहे हैं? नीरव जी आप हैं? शायद नहीं, शायद नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ऑडियो ऑडियो ऑन करिए। ये कोई और है, ये गुजरात से हैं सर। सर ऑडियो ऑन करिए, आपका जो जूम है उसके साइड में ऑडियो है। शायद नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं जा रही है इनको, ना हमारी जा रही है ना उधर से इधर आ रही है। कोई बात नहीं, आप अनुरिता मैम आप कंटिन्यू करिए। नो सर नथिंग, मैं बस वो केस ही बता रही थी आपको। लेकिन वो अगर आहार्य कल्पना का अगर कोई जो भी फ्रेशर होगा या पास आउट होगा या फिर एमडी का जिस किसको लगे। आज मैं एक्चुअली पीएचडी के पैनल पे आई वाज लकी एंड फॉर्चून कि 4 पीएचडी के जो स्क्रूटनी टीम रहती पैनलिस्ट, उसकी को इसमें मैं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर थी। मैं वो टॉपिक्स शेयर करती हूँ, इतने बढ़िया टॉपिक, मुझे मर्म के टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो सारी स्टडीज वो का टॉपिक डिस्कशन हो अभी रहा था। यहाँ पर मत बोलिए, अभी जो टॉपिक चल रहा है हाँ, उस पे बात करिए। उसमें आहार्य कल्पना थी सर। हाँ वो तो आहार्य बताइए। कल्पना पे अगर काम होता है तो बहुत अच्छा ये रहता है, क्योंकि आपने जो बताया ना सर, ये काफी हॉस्पिटल्स इसी पे चलते हैं आजकल, इतना स्वरूप चेंज हो गया। मेरा भी ट्रीटमेंट में हाफ ऑफ द लाइन सारी कल्पनाएं दी थी, मोल्ड किया है। उसके बाद जैसे लाजामंड होता है वैसे मखाना जो रहता है ना, उसको भी आप आहार्य कल्पना में मतलब दूध देने की बजाय आप मखाने को अपना जो ये है, एक हाथ दूसरा काजू एक हाथ दूसरा बादाम पानी में भिगो के से निकाल के वो एज एन इसका कंटेंट दीजिए, कैल्शियम कंटेंट, सर यू गेट वेरी गुड रिजल्ट। क्योंकि दूध का सोर्स बिल्कुल भी ये नहीं रहा है। और अगर आप दूध ले ही रहे हैं तो उसको शुंठी सिद्ध और हरिद्रा सिद्ध अगर आप करते हैं तो बच्चों को, तो अगर अपर रेस्पिरेटरी और टेम्परेचर है, यहाँ पे बहुत अच्छी योजनाएं रहती है। बस डॉक्टर मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं डॉक्टर मनीषा मैम। जी सर। हाँ जी प्रणाम। बोलिए मैम। सर बहुत अच्छा टॉपिक था ये, क्योंकि ज्वर में क्या होता है, हम यूजुअली जैसे ज्वर आया, टेम्परेचर बढ़ा और क्विक हम मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, या अननोन पर्सन जो भी हैं तुरंत पैरासीटामोल ले लो, या तुरंत हमारे आयुर्वेद की भी जो इससे दवाइयाँ हैं तो भी क्विक ले लेते हैं और फिर खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। लेकिन ज्वर की ऐसी चिकित्सा है कि सिर्फ यदि लंघन और अच्छे से हम आहार को भी पालन करते हैं तो ज्वर स्वतः से ही उतर जाता है। और यदि विषम ज्वर है, हमको ज्वर को भी डायग्नोस करना पड़ता है, वातज है, पित्तज है, कफज है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको इतनी सारी, हमने अभी पेया विलेपी मंड ये सारी चीजें पढ़े हैं अभी शास्त्रों को, कि वो औषधि का ही कार्य करती हैं वो। और ज्वर में मैं सर यूजुअली मैं प्रयोग करती हूँ अनार को, जैसे पुराना मूंग दाल का यूश बनाई, पुराने चावल की उसमें खिचड़ी बना करके और उसमें अनार दाना को डाल देती हूँ मैं, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, और उसको देने से इतना ज्यादा पेशेंट को लाभ भी मिलता है। और सामान्य औषधियाँ जो हमारी, ये सॉरी सामान्य तो नहीं है हमारी औषधियाँ, जैसे हम बहुत सारे योग का और उसका न चला के सिर्फ शमशमनी बटी दे दें या गुडुची बटी दे दें, घनबटी दे दें, तो भी वो अच्छा काम करती हूँ उसमें। वित्तुमारण गुलिका में चलाती हूँ, वो यदि 2BD चलाती हूँ मैं, उसमें भी ज्वर उतर जाता है। मतलब उसमें हमारा मुश्किल से 24 से 48 घंटे में ज्वर उतर जाता है। यदि विषम ज्वर है तब हमको थोड़ा सा लंघन करा करके और उसको औषधि प्राशन कराते हैं। माइल्ड लग्जेटिव हमको देना पड़ता है पेशेंट के अकॉर्डिंग। तो लग्जेटिव के लिए भी हमारे अलग अलग एनालिसिस हैं कि हमको त्रिविध लेहम देना है, एरंड देना है, या रग पद्धति देना है, या सौम्य विरेचन ही दे देना, विपत्ति कर चूर्ण के साथ ही विरेचन दे दो। तो यदि हम विरेचन करके, जैसे मैडम ने बताया कि नाभि पूरण भी कर देते हैं, ये भी बहुत अच्छी चिकित्सा है हमारे इसमें। ये करके और थोड़ा सा हम जैसे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो हम जैसे पट्टियां रखते हैं, हम सिर पे रखते हैं, नाभि पे रखते हैं। हमने पिछले समय भी पढ़ा कि हमको रीढ़ की हड्डी पे भी हम उसको देना है हमको, तो ताप का उसमें समन हो जाता है। एक पेशेंट, जी मैम। एक पेशेंट ज्वाइन हुए हैं, वो अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जामनगर से ज्वाइन हुए हैं। हाँ जी सर। जी हाँ नीरव जी आप अपने पिताजी के बारे में बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं। एक मिनट सर, आपने अनम्यूट नहीं किया,
अभी अनम्यूट करिए, देखिए मैं भेज रहा हूँ। हाँ कर दिया सर। हाँ, बोलिए सर। थोड़ा मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए। अच्छा, दूर रखता हूँ। हाँ बताइए, आपके पिताजी के बारे में सब हिस्ट्री बताइए, सब कुछ बताइए। सर 2021 में मेरे पापा को चलते चलते गिर जाते थे, वो बैलेंस नहीं रहता था। तो मेरे पापा के काफी एमडी डॉक्टर दोस्त थे, फिजिशियन मॉडर्न वाले। तो वो उसने बोला कि B12 का गोली लीजिए, कैल्शियम का गोली लीजिए। 3 महीने का कोर्स करवाया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। फिर हमने एक जामनगर में डॉक्टर उदानी करके न्यूरो फिजिशियन है, उसको दिखाया। लेकिन उसने एमआरआई करवाया ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, लेकिन सब रिपोर्ट नॉर्मल आए। और रिपोर्ट में डीजनरेशन लिखा था और सेरिब्रल एट्रोफी लिखा था। तो उसने स्टेरॉइड लिख के दिया और B12 का गोली लिख के दिया, लेकिन उससे भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। फिर उसके बाद हमने दूसरे न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, डॉक्टर जय शाह करके। उसने बोला कि आपके पिताजी को पार्किंसन प्लस सिंड्रोम है। तो उसने साइनोडोपा और दूसरी 3 टाइप की गोली लिख के दिया, लेकिन गोली खिलाने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। और अब डॉक्टर अरविंद पाठक सर की दवा चालू वो किया है ठीक आज है, से। लेकिन आपने और पंचकर्म वगैरह कराया है जामनगर में? हाँ, वो मैं भूल गया सर। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जामनगर में, मैं वहीं पे था एज ए फार्मासिस्ट, और वहां पे ही मैंने फार्मेसी का कोर्स किया है। तो वहां पे 1 महीना काढ़े का बस्ती दिया। वो या मुस्तादी यापन बस्ती जी क्षीर पाक बना के जी 1 महीने 30 बस्ती दिया, जी और 21 दिन का नस्य दिया, लेकिन उससे भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया जी जितना आना चाहिए। जी और अभी सर ने जो दवा भेजा है, और सर को मैं अरविंद पाठक सर को रूबरू मैंने मुलाकात किया और नस्य सीखा, शीरबला ऑयल का 101 आवृत्ति वाला। सर ने मेरे सामने 15 ml पूरा एक बोतल डाल दिया, फिर चालू कर दिया आज से ही। तो आप बताइएगा सर क्या फायदा हो रहा है। इसी प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन होएगा, मैं लिंक दूंगा। उनको कैसा फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और सच बताइएगा, सच, झूठ नहीं बिल्कुल भी। ठीक है? चरक संहिता और सब संहिता में लिखा है कि 10 ड्रॉप्स ही डालना है, लेकिन सर ने 30 ml का बोला, और मेरे पिताजी को जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, आपने डाल दिया उनको? हाँ, डाला सर। अच्छा, ठीक है, अब ठीक हो जाएंगे, अब चिंता मत करिए। जी सर। हाँ, तो आप अभी, आज तो पहला दिन है ना, आगे हम देखते हैं क्या होता है। फिर आप रिजल्ट बताइएगा, अपडेट हाँ, दीजिएगा। मतलब जी डालने जी के सर। बाद कोई तकलीफ नहीं हुआ, आपने 30 ml डाल। एक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाकी कोई भी ऐसा तेल नहीं है कि नहीं डाला, लेकिन हर एक में मेरे पापा चिल्लाते थे। मेरे पापा भाई खुद जामनगर में मेडिकल ऑफिसर में रिटायर्ड हुए हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है। अच्छा, आप उनको दिखा सकते हैं, अभी है? नहीं, नहीं सर, मैं तो अभी बाहर हूँ। तो 9 बजे दिखा सकते हैं, 9 से 10 के बीच में, आज रात को। अ, नहीं 9, सर, आज आज मैं थोड़ा शादी में जाने वाला हूँ। ठीक है, तो कल दिखाएगा आप 9 से 10 के बीच में। वो हम जी थोड़ा सर। केस टेकिंग करेंगे सबके या सामने। तो वीडियो वीडियो भेज सकता हूँ सर। वीडियो भेज दीजिए, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। लेकिन आप अगर दिखाएंगे, रूबरू हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग उनसे जी बात सर। करेंगे। ठीक है? अब आज आप करिए, तो आप खुश है ना कि वो तेल ने जलन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ? ना जरा भी नहीं सर। जी। और आपने और भी लोगों को दिया नस से? पूरे घर को सर। कितना कितना कितना? पूरा एक मेरे मम्मी को आधा बोतल, मेरे भाई को आधा बोतल, और आधा बोतल खुद मैंने लिया। कुछ तकलीफ नहीं हुआ? नहीं नहीं सर, जरा भी नहीं। जी। तो यहाँ पर जितने डॉक्टर है ना, सभी लोगों ने वो तेल का यूज किया है, सभी को अच्छा रिजल्ट आया है। जी सर। हाँ, तो विश्वास करिए। एक डॉक्टर अनुरिता मैडम है, ये मुंबई में प्रोफेसर है जी एनाटॉमी सर। डिपार्टमेंट में। इनको मैंने 1 साल तक नस्य दिया था। तो इनका मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया मैम का। तो जी आप सर। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है? और आप या तो 7 से 8 के सेशन में आइए, या रात को 9 से 10 के सेशन में। उनसे एक बार बात करेंगे, और क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं, हम बात करेंगे। जी सर। जी।
ठीक है सर, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको सुनना है तो सुनिए, हम लोग कुछ और टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी ठीक जी है। सर। हाँ। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर। ठीक है, चलिए हम लोग ज्वर पे बात करते हैं। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये जो नीरव भाई हैं, ये जामनगर से आए थे मिलने के लिए। हरिहर सर, सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ सर, सुनिए उसकी बात सुनिए। ये जामनगर से आए थे, अपने पिताजी को लेके आए थे जब मैं अमृत हाँ, था तब। और नर्सिया के बारे में बता रहे थे। हाँ जी, ठीक है। आगे और कोई बोलना चाहते हैं? माधुरी मैम, आपको जब कोरोना हुआ था आपने क्या पथ्य पथ्य किया था, आहार विहार कुछ बताइए मैम। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए सर मैम। मुझे जब कोरोना होता सर, मैंने लंघन किया था। 3 दिन कुछ खाया ही नहीं था सर। मेरे को वैसे भी जा भूख भी कम हो गई थी, पर मैंने कंट्रोल किया था सर। खाना ही नहीं खा रही थी। और अगर मैंने गर्म पानी पीती थी तो उसमें बोलते ना शुंठी डाल के पीती थी सर, सिर्फ यही चालू रखा था। और अगर भूख लगी तो मैं एकदम पतला मूंग दाल का पानी रहता है ना, अपना छौंक डाल के ऐसे ही मैं ले रही थी सर। और फिर बाद में जैसे भूख लगी तो एकदम दाल खिचड़ी एकदम पतली ऐसे खा रही थी सर। और दवाई में तो सर मैंने महासुदर्शन, वटी बोलते हैं, अमृतारिष्ट, अपना त्रिभुवन के ऐसे बदल बदल के ले रही थी उस वक्त, जो पहले टाइम हुआ था सर, जब हुआ था ना वो उस जी, वक्त। पर फर्स्ट अभी जब टाइम। रिपीट में हुआ ना सर, इट वाज अनकंट्रोल, मुझे मॉडर्न का लेना पड़ा सहारा सर, रिपीट जो हुआ। अब पर सर वो कोरोना था ये कोई बोल नहीं रहा है सर, पर इट वाज चेस्ट इन्फेक्शन, लोअर इन्फेक्शन रहता है ना चेस्ट का, उसका उसमें फीवर बहुत था सर। और जी, वो किसी भी चीज से जा ही नहीं रहा था। फिर बाद में वो सेटल हो गया 1 वीक के बाद। दवाई आयुर्वेदिक भी ले रही थी सर, पर मुझे डोलो बोल रहे पैरासिटामोल भी लेना पड़ा। इतना 104 5 आवर ले आ रहा था। तो अच्छा। मेरे खड़ा भी नहीं हो सकती थी कैसे, मतलब, और घर तो पूरा मेरे पर ही डिपेंड है सर। तो वो हालत हो गई थी सर, मुझे फिर लेना पड़ा उधर। और फिर जो उसमें कास हुआ उस ज्वर के बाद, जो कास था सर, दैट वाज, बोलते ना, लाइफ थ्रेटनिंग कास्ट था वो टेस्ट। फिर मुझे उसमें स्मॉल डोज उन्होंने फिर स्टेरॉइड चालू किया। सब मैं ना बोली थी पर नहीं, बोले नहीं सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे आप, लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने 4 दिन मुझे 4 मिलीग्राम पे रखा हुआ। और मैंने कास कास सब आंवले ये, पर नहीं सर, वो ही नहीं रहा था मेरा, पता नहीं क्या। तो मैंने तो मेरा घी वगैरह चालू था। मैंने आम पाचक वटी सर, आपका आम पाचक वटी ने मुझे बहुत सहारा दिया सर। वो आम पाचक वॉज मेरेकुलस, उसकी वजह आपने से कितना जल्दी। कितना खाया था आम पाचक उस टाइम? सर मैंने उस टाइम, आपने बोला था दिन में तो एटलीस्ट 10-15 तो खाओ कैसे भी करके। मैंने सर डिवाइडेड डोज से ही लिया था, मुझे ना 5-5-5 करके 15 तो खाए थे दिन में एटलीस्ट, मुझे उतना ही जा रहा था सर ऐसे। जी। पर उससे उतना भी मतलब बहुत फायदा हुआ सर आम पाचक। मतलब मेरी भूख जल्दी लगने लगी सर, और मैं खाने लगी बोलते ना, और उससे मुझे लगता है वो आम पाचक से ही बोलते ना दवाई भी काम करने लगी। फिर मैंने थोड़ा बढ़ाया वो डोज, 10 से 15 20 तलक खा लिया था सर मैंने बाद में, ऐसे जी। करके दिन में आम पाचक का। वो आपने भेजा था फिर चंद्रामृत वटी, और साथ में उनका था फिर स्टेरॉइड, तो उन्होंने 3 दिन में ही बंद किया। और बाकी फिर मैंने आयुर्वेदिक और उनका ये था सर, एंटीबायोटिक लिवोफ्लॉक्सासिन चालू था 7 दिन, और वो भी बंद किया। फिर मैंने आयुर्वेदिक ही रखा कंटिन्यू कंटिन्यू, और स्टीम इनहेलेशन। और स्टार्टिंग में उनकी हेल्प लेनी पड़ी सर, नहीं तो नहीं होता, हो नहीं हाँ रहा था। ठीक है ना, इमरजेंसी में तो करना ही हाँ पड़ता बहुत इमरजेंसी थी वो। और वो डॉक्टर नहीं सुने, बोले बिल्कुल नहीं चलेगा। है। जी, तो ठीक है मैम, आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आशीष कुमार जैन साहब, आपने देखा है हरिहर सर फीवर में आप लोग कैसे पथ्य पथ्य देते हैं, क्या देते हैं आप लोग? हरिहर सर बताइए सर। अभी तो कुछ ऐसा आयुर्वेद से मैंने नहीं किया है। बस अभी तो ये लोग आता है तो बस जल्दी उसको अच्छा होना है, इसलिए वो जो पुरानी ट्रीटमेंट चल रही थी वो दे रहा हूँ तो। अच्छा सर, मुझे आप गुजराती सिखाने वाले हैं। जी सर, थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? बोलिए मनीषा मैम, बोलिए। सर एक एक्सपीरियंस में शेयर करूंगी। हाँ 87 ईयर ओल्ड लेडी, उनकी मदर, इनकी MS है, डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर संतोष मूर्ति, हाँ हैदराबाद में।
हाँ तो उन्होंने कॉल किया कि मैम मेरी दादी को कैसे भी बचाना है, और बस वो तो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पा रही हैं, वेंटिलेटर पे हैं, और कफ उनका कम ही नहीं हो रहा है, सारी चीजें कर दी हैं। तो जी वहां पे सिर्फ मैंने इतना ही प्रयोग कराया सर कि आप इनहेलर लीजिए अपना, और कर्पूरादि तेल को हल्का सा वहां अभ्यंग करके छाती में, नोज के पास, और कर्पूर उसमें डाल दीजिए आप। तो बोले नहीं, वो तो अपना उसमें इनहेल करके दे ही रहे हैं। बोले कि नहीं, आप इसका करिए। जी और थोड़ी जो मेडिसिन, बोले कि मेडिसिन तो इधर से अलाउ नहीं है, उनका अपना ही चलता है। तो फिर बोले कुछ तो आप डाइट देते हो? बोले नहीं, वो दाल का पानी देते हैं। तो दाल के पानी में ही चंद्रामृत रस और गोधंती भस्म, गुड़ुचि सत्व, जी इसको मिक्स करके हमने कहा बस अब इसको मिला करके आप दीजिए, दाल के पानी में ही दीजिए। जी और थोड़ा थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर मैं हमेशा चलाती हूँ किसी भी ज्वर के उसमें। जीरा पाउडर बहुत अच्छा, मुझे अभी तक का जितना भी एक्सपीरियंस है, तो जी उसमें चलाती रही कि कभी भी लेंगे इसमें थोड़ा सा मिला दीजिएगा उसको। जी और वेतुमारन गुलिका को मैंने कहा कि सिंगल सिंगल उसको जब भी आप देते हैं कौन सी गुनगुना। गुलिका बोला आपने, कौन सी गुलिका? वेतुमारन गुलिका है, ये एक्सट्रैक्ट है ये। तो जी ज्वर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कोविड के समय में मैंने इसी से काफी लोगों को रिकवर भी किया, जी और जल्दी इफेक्टिव भी है। जी तो उसको दिया मैं सर, मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वो बचेंगी भी, लेकिन उनको 7-8 घंटे के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उनका अच्छा काम करने लगा।